आईआईटी दिल्ली में कदम रखते ही सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया गया। मैं इंजीनियरिंग करने का मन बना चुका था और अब फाइनली मैं एक एस्पायरिंग इंजीनियर के मैका में खड़ा था। पढ़ाई में बहुत मेहनत और जेईई में एक अच्छी रैंक के बाद मैं यहाँ इस सवाल के पूछे जाने के बाद बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे पता होगा कि कितनी हवा है मेरी। और इस मैटर को और खराब करने के लिए मैं उन डरावने चेहरों को घूर रहा था। बड़ी दाढ़ी वाले उन सीनियर्स की आंखें मुझे देख रही थी और उन्हें देखने के बाद तो आईआईटी ड्रीम के बारे में हर किसी को फिर से सोचना पड़ जाता। सीनियर्स का एक ही एजेंडा होता था, जो उनके साथ हुआ था वही फिर दूसरों के साथ करना, मतलब जूनियर्स की रैगिंग। लेकिन फिर उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने वापस से सवाल किया, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? एआईआर और हवा। फिर मुझे समझ आया। मुझे हमेशा से यही कहा गया कि एक बार जेईई क्लियर कर लो तो लाइफ सेट है। लेकिन यहां तो पहले ही दिन लोग मेरे आईआईटी के सपने को एक बुरा सपना बनाने में लगे हुए थे। इस ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत सैक्रिफाइस किए। मैंने फिजी क्लासेस ज्वाइन की थी, जहां से बहुत सारे आईआईटियंस निकलते थे। और वहां पर मैंने पूरे 2 साल की मेहनत की। हर रोज स्कूल के बाद मैं अपना लंच खत्म करता, उससे पहले ही मुझे मेरी माँ कोचिंग जाने के लिए बुला देती और वो ही मुझे रोज कोचिंग सेंटर छोड़ती थी। आते वक्त मैं रूट नंबर 503 की डीटीसी बस से मेरे घर मालवीय नगर में आता था। फिजी में मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कई हैक सीखे और उनमें से ही एक चीज जो मैंने सबसे पहले देखी थी वो थी अमरूद के पेड़ की टहनी। वो हमारे मैथ टीचर का फेवरेट टूल था, जिसे वो हमें वो इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए यूज करते थे। वो हमें भुट्टे के खेत वाले बंदर बुलाते थे। पहले के लोग कहते थे कि बंदर गांव में भुट्टे के पेड़ पर हमला कर देते थे। पहली बार जब बंदर एक मक्की का दाना निकालता तो वो अपने आर्मपिट्स के अंदर रखता और फिर वो दूसरा दाना निकालकर वापस वही करता और उस प्रोसेस में पहले वाला नीचे गिर जाता। पूरे खेत पर अटैक करने के बाद भुट्टो का खेत तो पूरा खराब हो जाता, लेकिन बंदर फिर भी एक दाने के साथ ही जाता। और यही चीज हमारे मैथ टीचर को लगती थी कि हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। नई चीजों को याद करते वक्त पुराने पढ़े हुए लेसन्स को हर बार भूल जाते हैं और इसीलिए हम भुट्टे के खेतों वाले बंदर बन गए। ये कोई मंकी बिजनेस नहीं था, लेकिन मैंने फिजी के सेकंड बैच में जाना मैनेज कर लिया। हर जंप आपको ये बताती है कि आपकी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। और फिर असली एंट्रेंस एग्जाम आ गया और ये एक अलग ही कहानी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मेरे पहले पेपर का चांस गवा दिया और वो पेपर मैथमेटिक्स का पेपर था। मुझे याद है कि मैं एग्जाम के बाद कार में बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने माता पिता को कह रहा था कि अब क्लियर करने का कोई चांस नहीं है और अब दूसरे एग्जाम देने का भी कोई मतलब नहीं है। उस वक्त पार्किंग एरिया में एक दूसरी कार खड़ी थी, उसके अंदर भी बैठकर कोई रो रहा था। दोनों के माता पिता ने अपने बच्चों को समझाया कि मैथ के पेपर में ऐसा सबके साथ हुआ है। वो कहते हैं ना कि दुख आता है तो सब एक साथ आता है। तो बस इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि अब दूसरे पेपर भी दे ही देता हूँ। शुक्र है कि मेरा रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 1823 आया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब घर पर माहौल कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उस साल मेरे स्कूल में सिर्फ मैं इकलौता बच्चा था जिसने आईआईटी क्लियर किया था। और उस शाम की हमारी रिफ्यूजी कॉलोनी के सारे लोग हमारे घर पर इकट्ठा हुए। सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनमें से ही अब कोई इस नई दुनिया को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन वो खुशी का बबल जल्दी ही फूट गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी आईआईटी की 1823 रैंक से कंप्यूटर साइंस कोर्स मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हमारा मिलेनियम बैच था जिसके बड़े सपने थे कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़े और फिर यूएस से जाए। लेकिन मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। मैं आईआईटी दिल्ली में जाना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे सिविल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में से एक चुनना पड़ता। मेरे पिताजी ने आईआईटी दिल्ली के साथ कई सारे ऑडिट का काम किया था और इसीलिए वो कुछ प्रोफेसर्स को भी जानते थे। फिर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आईआईटी दिल्ली जाने से मेरे फ्यूचर के लिए कई सारे रास्ते खुल जाएंगे और मुझे इस वक्त कोर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये वही एडवाइस थी जिसके बाद मैंने अपना आधा भरा हुआ फॉर्म फाड़ दिया और फिर आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग करने की फर्स्ट चॉइस भर दी और बाद में वही कोर्स परस्यू किया। बस रूट्स और ट्रैफिक लाइट्स
सच कहूं, प्रोफेसर्स के एडवाइस के अलावा जो चीज़ मुझे आईआईटी दिल्ली लेकर गई, आप विश्वास करो या ना करो, वो थी मेरे घर मालवीय नगर से आईआईटी दिल्ली कैंपस के बीच में ट्रैफिक लाइट का ना होना। मैं आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए अपनी चॉइस भर चुका था, और उसके साथ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कोर्स के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई के ओरिएंटेशन में जाने को डिसाइड किया। वो भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, जहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे दोस्त शुभांग शंकर की नज़रें भी आईआईटी पर टिकी हुई थी, लेकिन डीसीई के कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए वो मेरे साथ चला। ये सच है कि एक बार जब आप आईआईटी कैंपस देख लें तो आपको कोई और कैंपस पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम डीसीई ओरिएंटेशन में पहुंच गए। वहां पर हमें अलग अलग कोर्सेज के फायदे बताए जा रहे थे, और तभी शंकर ने डीसीई के पैनल से एक अर्जेंट सवाल किया। जब सबकी सीरियस नजरें उसकी ओर टिकी हुई थी, सब एक अच्छे सवाल के इंतजार में थे, तब सुभांग ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां पर सबको हैरान कर दिया, और लोग हंसने लगे। "हाँ, सर, डीसी आने के लिए मुझे कौन सा बस रूट लेना पड़ेगा?" उसने ये सवाल वहां पर रखा। तब लोगों को ये लगा कि ये एक फालतू सवाल था, और ये पूछना वहां पर सही नहीं था। लेकिन तब मुझे ये सवाल से एक चीज समझ में आई, और मुझे रियलाइज हुआ कि आईआईटी दिल्ली मेरे घर के पास ही है, और मेरे घर मालवीय नगर से इंस्टीट्यूट के रास्ते में बीच में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी। और इस चीज ने मुझे मेरा डिसीजन लेने में मदद की, और उस डिसीजन को मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। और इस वजह से मैं मेरी आईआईटी जर्नी में डे स्कॉलर की तरह रहा, और हॉस्टल में नहीं गया, जिससे मैं कई सारी रैगिंग की चीजों से बच पाया, जिसमें मेरे बैचमेट्स फंस चुके थे। मेरा एक फिटजी का बहुत अच्छा दोस्त आशुतोष माथुर ने केमिकल इंजीनियरिंग ली थी, और वो हॉस्टलर था। एक बार रैगिंग से परेशान होकर वो घर जाने के लिए तैयार था। आज भी एलुमनी मीट में हॉस्टलर्स रैगिंग के लिए यही कहते हैं कि बहुत फटती थी। 2 घंटे का रैंक होल्डर। जब आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए कहा जाता है, तब सबका यही कहना होता है कि एक बार जेईई क्लियर कर लिया तो उसके बाद तुम्हें फ्यूचर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इस एडवाइस को मान लिया और लाइफ को आराम से लेने लगा। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एसजीपीए सिर्फ 7.3 बने। शंकर, जिसे डीसीई ओरिएंटेशन में उसके बस रूट समझने थे, उसे शायद ज्यादा पता था, और उसने 9 से ऊपर एसजीपीए बना ली। और जब उसकी स्ट्रीम सिविल से मैकेनिकल में चेंज कर दी गई, तब मुझे बड़ा सदमा लगा। मुझे उस चीज से इतना ज्यादा फर्क पड़ा था कि उसी ने मेरे आईआईटी के आगे के फ्यूचर को बना डाला। उस दिन मैंने एक दूसरे डे स्कॉलर और मेरे दोस्त पराक्रम खंडपुर से बात की, जिसके पास कंप्यूटर साइंस थी। उसकी AIR 33 थी। उसने मुझसे कहा कि बिना मेहनत के आईआईटी का सपना एक खाली सपना बनकर रह जाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर में 7.3 एसजीपीए से मैंने सेकंड सेमेस्टर में सीधा 9 एसजीपीए बना ली, और फिर मैं नहीं रुका। और हर सेमेस्टर में मैं 9.5 एसजीपीए से ऊपर रहा, और यहां तक कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में 10 एसजीपीए बना ली, जिसे 10वीं कहा जाता था। लास्ट सेमेस्टर में 10वीं करना कोई आम बात नहीं थी, और तब तक लोग कैंपस प्लेसमेंट्स में चले गए थे, और फिर आगे मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्लान कर रहे थे। और वहीं पर इतने हाई ग्रेड लाने का मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मुझे सिर्फ खुद को प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूं। मैं सेकंड सेमेस्टर से रैंक सेकंड पर था, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब अपनी किस्मत बदलनी पड़ेगी। और लास्ट सेमेस्टर में इतना परफेक्ट स्कोर करके मैं डिपार्टमेंट का रैंक 1 बन गया, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। ये सिर्फ तब तक था जब तक फाइनल ग्रेड को पब्लिश करके नोटिस बोर्ड पे लगाया नहीं गया था। पहले वाला डिपार्टमेंट रैंक 1 रोता हुआ प्रोफेसर के पास गया और कहने लगा, मेरी जिंदगी खराब हो गई। उसने कंसिस्टेंटली हर सेमेस्टर में मेहनत की, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में हार गया। प्रोफेसर ने उसकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करने के लिए उसे एक एडिशनल ग्रेड दिया, और फिर वो डिपार्टमेंट रैंक 1 बन गया। ये मेरे लिए बहुत चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि मैं फर्स्ट आने के बाद भी हार गया, और अब मुझे फर्स्ट रैंक होल्डर का मेडल नहीं मिलने वाला था। यह हादसा मेरे दिमाग में काफी समय तक रहा, और यही चीज आगे भी मेरी जिंदगी के कई हिस्सों में होती रही। शायद मैं एक लेट ब्लूमर था। खैर, अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। रिजेक्ट हुआ वीजा। आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई।
इस सेंटेंस ने एक बार मुझे इतना दुखी किया था कि मैं भूल नहीं सकता। उस समय 10th ग्रेड में था और मैंने कैनेडियन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ताकि मैं गर्मियों में अपने मामा के पास छुट्टियों में जा सकूं। हालांकि वो टेक्निकल गलती की वजह से रिजेक्ट हुआ था, जिसमें मैंने मेरे स्कूल से एनओसी अटैच नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने आज तक 50 कंट्रीज ट्रैवल कर लिए, लेकिन वो रिजेक्टेड वीज़ा की एप्लीकेशन मुझे आज भी हर्ट करती है। फिर आईआईटी से मुझे वो वीज़ा रिजेक्शन का रिडीम करने का एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा चांस मिला और मैंने बस वो ऑफर ले लिया। फिर मैंने वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और फ्रांस के प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेरे साथ मेरे दूसरे बैचमेट्स भी थे। बस फिर इंस्टा लियोन इंस्टीट्यूट अगले साल के लिए मेरा घर होने वाला था। दोनों इंस्टीट्यूट एक्सचेंज प्रोग्राम करवाते थे और इसमें खास बात यह थी कि आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं थी। आप अपनी आईआईटी में रेगुलर फीस दे रहे हैं और फ्रेंच स्टूडेंट उसके फ्रांस में फीस भरेगा, और वो भी बिना किसी एक्सचेंज रेट के। मेरी एक और वजह से किस्मत अच्छी थी। मुझे पता चला कि 1 महीने की 600 यूरोस की स्कॉलरशिप फ्रांस में मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल थी, और उस साल वो बैचलर्स कोर्स के लिए भी अवेलेबल कर दी गई। अब दिक्कत की बात यह थी कि सिर्फ 2 स्कॉलरशिप ही दी जाती थी, और अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे बैचमेट के साथ शेयर करता तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते, क्योंकि हम सब 6 जने थे। स्टूडेंट होल्डिंग डिपार्टमेंट रैंक 1 को इस चेंज के बारे में पता चला, और फिर हम दोनों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और हमें वो स्कॉलरशिप मिल गई। ये अलग बात है कि जब हम फ्रांस पहुंचे और हम हमारी स्कॉलरशिप को प्रोसेस करने के लिए रिपोर्ट करने गए, तब सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई। बचे हुए चारों बैचमेट्स के चेहरे हम देख रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया। रेनो और सेनो रिवर्स के जंक्शन पर स्थित लियोन पेरिस और मार्से के बाद फ्रांस की तीसरी बड़ी सिटी है, और रहने वालों के लिए वो काफ़ी अच्छी जगह है। वो साल जो मैंने फ्रांस में बिताया था, वो जिंदगी के सबसे अच्छे सालों में से था। हमारी क्लासेस शुरू होने के 1.5 महीने पहले ही हम लियोन पहुंच गए। फिर हमने वो समय फ्रेंच सीखने और यूरोप एक्सप्लोर करने में लगाया। फ्रांस में उस साल मुझे शानदार एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चला। शुरुआती दिनों में मैं जब फ्रेंच स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करते वक्त अलग अलग कलर्स के पेन्स के साथ देखता, तो मैं उन्हें देखता रह जाता। प्रोफेसर जो बोलता वो एक कलर से लिखते, फिर जो बोर्ड पर लिखा होता वो उसे दूसरे कलर से लिखते, और फिर उस टॉपिक के बारे में अपने विचारों को फिर दूसरे कलर में लिखते। जब मैं वापस इंडिया लौटा, तब ये स्टाइल मेरे साथ बनी रही। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये समझ आया कि जहां पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शान उनके क्लास के टॉपर्स में है, वहीं पर फ्रांस सिस्टम की शान उनके क्लास के बॉटम्स वाले बच्चों पर है। वो सेलिब्रेट करते थे कि सबसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए। वहां पर 1 साल पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने पूरा यूरोप ट्रैवल किया, और यहां तक कि यूके की एक सोलो ट्रिप भी की। और सभी स्मार्ट आईआईटीएंस और अच्छे एसजीपीए वाले हम बच्चों ने भी कुछ स्टूपिड चीजें की। इटली में मेरे एक बैचमेट के साथ मैं वेस्पा चला रहा था, और मुझे ये लगा कि वहां पर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हम कम से कम 20 रेड लाइट्स क्रॉस कर चुके हैं, जो केबल से लटकी हुई थी, और हम पोल्स ढूंढ रहे थे। स्विट्जरलैंड में हम ऐसे ही किसी रेलवे टनल के अंदर पहुंच गए, और फिर तेज आवाज आने के बाद हम अचानक से साइड में कूदे, और उसी वक्त वहां से बहुत तेजी से ट्रेन निकली। लियोन इंटरनेशनल प्रोग्राम के चलते हुए मैंने वहां पर काफी अच्छे दोस्त भी बनाए। वहां पर आपको एक लोकल फैमिली के साथ रखा जाता है। मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता था, और हमारा कनेक्शन इतना अच्छा बन गया था कि जब मैं वापस इंडिया आ रहा था, तब वो जेंटलमैन मुझे लियोन से जिनीवा एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए, जो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि मैंने जेनेवा से अपना बोर्डिंग स्टेशन क्यों रखा। क्योंकि वहां से फ्लाइट सस्ती थी, और मैंने अपनी स्कॉलरशिप से इतना पैसा बचा लिया था कि इंडिया आने के बाद मुझे वापस अपनी पढ़ाई के लिए घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से 2002 से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया था। फ्रांस में 1 साल बीतने से एक चीज जरूर हुई, मेरा फॉरेन को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। मैंने वहां पर बहुत मजे किए, लेकिन मैंने फॉरेन में रहने का अकेलापन भी महसूस किया, खास करके आखिरी 2 महीनों में, जब मैं लियोन में इंटर्नशिप कर रहा था और मेरे बैचमेट्स दूसरी सिटीज में चले गए थे। मुझे उस वक्त काफी अकेला फील हुआ। वापस इंडिया आकर मुझे एक चीज क्लियर थी कि मुझे स्टैनफोर्ड या एमआईटी में अपने मास्टर्स करने के लिए नहीं जाना है। अगर मैं वहां गया तो मतलब ये है कि मुझे बाहर ही करियर बिल्ड करना पड़ेगा। और मैं श्योर हो चुका था कि जो डिसिप्लिन और हौसला मैंने बनाया है, उससे मुझे अब कैट एग्जाम को क्रैक करना है। कैट क्रैक करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट करियर लॉन्चर ज्वाइन करना एक स्ट्रैटेजी थी।
तो उसका सेंटर चूज करना मेरे लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक था। दिल्ली के एसडीए मार्केट में आईआईटी के ऑपोजिट एक सेंटर था। मैंने उसे ना चुनकर थोड़ा दूर कैलाश कॉलोनी वाले सेंटर को चुना। और ये करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था। रीज़न ये था कि वहाँ की लड़कियाँ अच्छी थीं, और अब मुझे पता था कि एमबीए के कोर्स में घुसकर जॉब लेने से पहले लड़की ढूंढने का ये मेरे पास आखिरी मौका था। मुझे कहना पड़ेगा कि वो जगह तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहीं पर मुझे मेरी ज़िंदगी का प्यार, मेरी वाइफ माधुरी मिली। हम दोनों को मिलाने में किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। वैसे तो मैं उस बैच में होना चाहिए था जिस बैच में मैं गलती से चला गया था। उससे 15 मिनट पहले शुरू होता था। और फिर वहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा फैशनेबल लड़की मिली। करियर लॉन्च में जहाँ पर हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ की सबसे पहली मेरी मेमोरी ये है कि मैंने वहाँ पर एक फैशनेबल लड़की को देखा, जो मल्टी कलर स्ट्राइप्स वाला टॉप पहन कर आई थी, और उसी तरीके का हेयर बैंड और सॉक्स पहने हुए थी। उसके पास एक डायरी भी थी, और आप सही गैस कर रहे हैं, उस डायरी पर भी मल्टी कलर स्ट्राइप्स थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसे देखकर हैरान हो गया तो वो एक अंडरस्टेटमेंट होगी। मैं कैट एग्जाम क्लियर करने के लिए तो सुपर कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे पता था उसका दिल जीतने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम माधुरी जैन है और वो एक निफ्ट ग्रेजुएट है। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने बॉलीवुड स्टाइल में अपने दोस्त आशुतोष माथुर से कहा, देखना, एक दिन मैं इस लड़की से शादी करूंगा। एक अनफ्लैटरिंग फीडबैक। माधुरी काफ़ी शाय लड़की थी, लेकिन मैं उससे बात करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाना नहीं देता। और मैंने उसे उस समय की सबसे कूल हैंग आउट प्लेस ईस्ट ऑफ कैलाश के बिग चिल कैफे में लंच डेट के लिए मना लिया। मेरी परसिवरेंस को देखकर माधुरी ने डिसाइड किया कि वो पहले अपनी निफ्ट कॉलीग अंकिता से मेरे बारे में फीडबैक लेगी, जो मेरे साथ एपीजे स्कूल में पढ़ती थी। उसने अंकिता से पूछा कि क्या वो अशनूर नाम के किसी इंसान को जानती है। खैर, उसका फीडबैक मेरे लिए हिस्ट्री का सबसे अनफ्लैटरिंग फीडबैक था। अशनूर नहीं, अशनीर, वो ना एमी है, उससे दूर ही रहियो। एग्जैक्ट यही शब्द थे उसके। लेकिन मैंने मेहनत करके माधुरी को मेरे साथ लंच पर चलने के लिए मना लिया, और फिर हमारी डेट्स का सिलसिला शुरू हो गया। फैमिली पर्सपेक्टिव से तो हम दोनों एक चौक और चीज की तरह बिल्कुल अलग थे। मैं एक नॉनवेज खाने वाली पंजाबी फैमिली से था, और वो प्योर वेजिटेरियन बनिया जैन फैमिली से थी। मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड से था, और वो एक बिजनेस फैमिली से थी। मैं 200 गज के फ्लैट में रहता था, और उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा बंगला था। मेरा एक सिबलिंग था मेरा एक सिबलिंग था, तो उसके 5 थे। आ, मैं मेट्रोपोलिस दिल्ली से था, तो वो पानीपत से थी। लेकिन उस समय ये मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल हो गया था। मैंने अपनी फैमिली में सबसे पहले माधुरी को मेरी नानी से मिलवाया। वो हर चीज़ को लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती थी, और वो अपने सत्संग में जाकर खुद को मजबूत रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पॉजिटिव कैरेक्टर की मदद से कैंसर से भी लड़ाई जीत ली थी। एक बार जब मुझे उनका अप्रूवल मिल गया, तो अब अगला बड़ा टास्क मुझे माधुरी को अपनी माँ से मिलवाना था। एक टिपिकल पंजाबी माँ। और उन्हें अपने होने वाली बहू कैसी होनी चाहिए, वो बताने में कोई शर्म नहीं थी। लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, इसका मतलब था वो गोरी हो और सुंदर हो। खैर, माधुरी वो सारे स्टैंडर्ड्स मैच करती थी। मुझे याद है कि मेरी माँ ने माधुरी को ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर मुझे 2 फीडबैक दिए। पहला था कि वो बनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती, उनके हिसाब से बनिए इतने गोरे नहीं होते, इसीलिए उन्हें वो काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरा था कि वो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लैट फुट वेयर पहनने का कॉन्फिडेंस है, और ये एक अच्छी बात थी। और जब माधुरी को परिवार को मनाने की बात आई, तो वो एक अलग ही गेम था। पहले तो हमारी शुरुआत बहुत ही गंदी हुई। माधुरी के पिता ने उसे ड्राइवर के साथ एक मित्सुबिशी लैंसर कार दी हुई थी, ताकि वो दिल्ली में घूम सके, और उसका परिवार पानीपत में रहता था। जब हमने डेट करना शुरू किया था, तब हम कई बार उसी कार में घूमा करते थे। ड्राइवर्स दिक्कत तो करते ही हैं, और उसके ड्राइवर ने भी ऐसा ही किया। उसने इस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया, और उसे माधुरी के माता पिता को बताना चाहिए कि उनकी बेटी किसी के साथ है। और फिर माधुरी के परिवार में पता चल गया। ड्राइवर की बात सुनने के बाद उसके पिताजी को लगा कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें निराश कर दिया है, और उसे दी गई फ्रीडम को वो गलत यूज कर रही है। जब उन्हें लड़के के बारे में पता चला, तब तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया।
बात ये थी कि मैं एक पंजाबी था जिसकी अभी जॉब लगने ही वाली थी। वो उनके परिवार के लिए एक रेड फ्लैग था, और खास करके उसके पिताजी और मामा के लिए। मुझे पता चलता उससे पहले ही माधुरी के पिताजी ने उसे वापस पानीपत बुला लिया। मेरी जिंदगी में ये सब ड्रामा चल रहा था, और उस वक्त में मैं कैट का एग्जाम देने गया था। उस साल के कैट एग्जाम को लीकी कैट बुलाया जाता था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें वापस से पूरा एग्जाम देने के लिए बैठना पड़ेगा। और जब दूसरे एग्जाम का सेंटर अनाउंस हुआ, तब मुझे पता चला कि जहां पर मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, अब कैट का भी वही सेंटर है। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है, और मैं इस मुश्किल का भी सामना कर लूंगा। और फिर क्या, मैंने कैट क्लियर कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास बेस्ट एकेडमी कॉम्बिनेशन था, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद। मुझे लगा कि अब शायद माधुरी के परिवार की नज़रों में मेरी इज्जत बदल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की वजह से शायद माधुरी के पिता का मुझे लेकर पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बनिया के लिए एक डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा। माधुरी एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान थी, और उसे चीजें आगे तभी लेकर जानी थी जब वो उसके माता पिता के आशीर्वाद के साथ हो। माधुरी और अंकित खन्ना। मेरे अहमदाबाद से एक चीज हुई कि माधुरी को अब वापस पानीपत से दिल्ली आने के लिए अलाउ कर दिया गया, और वो वहां पर एक पीजी में रह रही थी। अब तक वो डिजाइनर सत्य पॉल के साथ काम करना शुरू कर चुकी थी। फिर मैं हमेशा दिल्ली आने पर घर जाने से पहले एक दिन माधुरी के पीजी में रुकता था, और घर वालों को बोलता था कि मैं मेरे आईआईटी के दोस्त अंकित खन्ना के घर पर रुक रहा हूं। माधुरी को मुझे अपने पीजी में अंदर लाने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था। माधुरी के पीजी का मालिक उसी सेम बिल्डिंग में रहता था, और इस वजह से मुझे लाइट ऑफ होने का वेट करना पड़ता था। पूरे 2 साल के लिए हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भी इस लेवल का एडवेंचर करना पड़ा था। आईआईएमए की लाइफ, और इस समय के चलते हुए आईआईएम में सेटल होना भी आसान नहीं था। टेक्निकली मैं अपने घर से पहली बार दूर रह रहा था, अगर फ्रांस में बिताए 1 साल काउंट न करूं तो। आईआईएमए में कुछ भी शांति नहीं थी। पहले कुछ ही दिनों में सीनियर्स ने हमारे लिए कुछ प्लान कर लिया था। हमें कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर आप सुबह के 3 बजे तक जाग नहीं रहे हैं, तो आप आईआईएम के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे ऊपर उन सब लोगों के बीच में फिट होने का बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर था। वहां पर लोग रात को लाइट ऑन करके सोते थे, ताकि दूसरे सारे लोगों को लगे कि वो सुबह तक पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ये सब चीजें काफी गलत लगी, और जब फाइनली मुझे बताया गया कि हमारे साथ वो मजाक कर रहे थे, तभी मेरा आईआईएम को लेकर परसेप्शन ठीक नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैंने देखा कि आईआईटी के लोग बहुत शार्प थे, और वहीं पर आईआईएम के लोग बहुत ड्रिवन थे। और मुझे ये समझ आया कि आईआईटी के लोग अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे थे, वहीं पर आईआईएम के लोग एक शानदार डे जीरो जॉब के पीछे पड़े हुए थे। ये साफ था कि आईआईएम एक जीरो सम गेम है, और वो एक प्लेसमेंट स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम वहाँ क्रैब्स की तरह जी रहे थे, और सब एक दूसरे को नीचे खींचने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ऊपर बढ़ सके। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये एक्सप्लेन करता है कि मेरे आईआईएम में कई बैचमेट्स थे, लेकिन मेरी कुछ ही जेन्युइन फ्रेंडशिप्स थी। और तो और मेरे आईआईएम के दोस्तों में से ज्यादातर वो थे जो मेरी तरह आईआईटी का सफर करके यहाँ आए थे। अगर आपको आईआईएम में सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वो है नेटवर्किंग की स्किल। और ये स्किल मुझ में तो बिल्कुल नहीं थी। मैं तो उल्टा सोशली ऑकवर्ड इंसान था, और सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर पाता था जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ एक रूम में रख दिया जाए तो मैं चुपचाप बैठा रह जाऊं। एक लेवल पर मेरे अंदर का जेमिनी मुझे एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला बना देता है। इस नेटवर्किंग की पूरी कहानी कुल मिलाकर ये थी कि जब मेरे ज्यादातर बैचमेट्स ने न्यूयॉर्क या टोक्यो के प्रेस्टिजियस गोल्डमैन सैक्स समर इंटर्नशिप के लिए अच्छे नेटवर्क बना लिए थे, तब मैं अच्छे एकेडमिक ग्रेड्स होने के बावजूद भी केपीएमजी में समर प्लेसमेंट के लिए गया था। और फिर सेकेंड ईयर आया, और चीजें बेहतर होनी शुरू हुई। ये ज्यादातर इसलिए था क्योंकि फाइनल प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर के ग्रेड पर डिपेंड करता है, और इसीलिए अब लोगों को एक दूसरे को नीचे खींचने की जरूरत नहीं थी। अब मैं ज्यादा फ्रेंडली और रिलैक्स लोगों को देख रहा था। ये वही लोग थे जो फर्स्ट ईयर में आपको नीचा खींचने के लिए तैयार थे। और तो और ये वही टाइम था जब मैं भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर आकर चीजों को एक्सप्लोर करने लगा। मैं आईआईएम में एक्सचेंज कमेटी का हिस्सा बना, और फिर मैंने एक प्ले में भी पार्टिसिपेट किया।
जिसमें मैंने महारानी की सखी का रोल करने का ट्राई किया। उस समय का एक और इंटरेस्टिंग इवेंट ये था कि बियर बिजनेस टाइकून विजय माल्या हमारे कैंपस में आए थे। बेज कोट और रेड सनग्लासेस पहने हुए वो घूमकर ऑडिटोरियम में आए और फिर सबने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने जब बोला तो उनकी बातों का हम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई और बताया कि कैसे जब वो 25 की उम्र के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और फिर वो मीडिया की नज़रों में आना शुरू हो गए। हमसे पूछते हुए उन्होंने कहा कि एक 25 साल का लड़का क्या करना चाहेगा, पार्टियां या सत्संग। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मीडिया ने उनकी प्लेबॉय इमेज बना ली है, क्योंकि वो अक्सर पार्टी किया करते थे। उनका बड़ा पॉइंट ये था कि इंडिया में हम सबका एक बड़े बिजनेसमैन को लेकर नेचुरल व्यू ये है कि उसने कुछ गलत तरीके से इतना पैसा बनाया होगा और इस वजह से हम सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट नहीं करते। हालांकि माल्या की आगे की जिंदगी के इवेंट्स इस थियोरी से मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लेसन बिल्कुल सही था। डे जीरो। जल्द ही फेमस डे जीरो दिन आने वाला था। आईआईएम में उस दिन के लिए एक क्रिएटिव मैथमेटिकल नोमेनक्लेचर था जब बड़े रिक्रूटर्स कैंपस विजिट करते थे। ये वही दिन था जब फर्म्स आती थीं जैसे लेमन ब्रदर्स, बार्कलीज, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्जी और भी कई। लेकिन मेरे लिए डे जीरो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं एक भी जॉब क्रैक नहीं कर पाया और इससे दुखी होकर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और बेड पर जाकर सो गया। मैं सोता रहा जब तक मेरे बैचमेट्स ने मुझे हिलाकर उठाया और बताया कि बार्कलेज मेरे साथ एक और इंटरव्यू राउंड करना चाहता है। आईआईएम अहमदाबाद के कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करके वो आईआईएम कैलिकट के स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए चले गए। क्वालिटी में डिफरेंस मिलने के बाद वो अब वापस अहमदाबाद से और स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं। लेकिन मेरी किस्मत शायद खराबी थी, क्योंकि मैं दूसरा राउंड भी क्लियर नहीं कर पाया। मैंने पहले दिन कोटक बैंक के साथ एक अच्छा इंटरव्यू किया था। यहाँ तक कि इंटरव्यू लेने वाला खुद आईआईएम अहमदाबाद का ग्रेजुएट था और मैंने उनसे कहा था कि वो मुझसे कुछ टेक्निकल फाइनेंशियल रिलेटेड सवाल करें बजाय बेसिक सवालों के, जैसे तुम खुद को 5 सालों में कहाँ देखते हो, जिसका जवाब सबको पता है कि मीनिंगलेस ही होता है। आईआईएम में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि फाइनेंस मुझे चमकता था और मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था। और कोटक बैंक वाली अपॉर्चुनिटी से मैं एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि मैं श्योर था कि मुझे कोई कंसल्टिंग रोल नहीं करना है, क्योंकि मुझे कंसल्टेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो सिर्फ बातों की खाते हैं, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग करके पैसा कमाते हैं, और ये ऐसा काम था जो मुझे करना नहीं था। और दूसरी तरफ कोटक बैंक में जॉब मुझे हार्डकोर फाइनेंस में काम करने का मौका दे रही थी और उस समय कोटक गोल्डमैन सैक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि गोल्डमैन सैक्स में तो नहीं जा पाया, तो उसके बाद सबसे बेस्ट जगह यही रहेगी। मुझे पता नहीं था कि जब मैं कोटक ज्वाइन करूंगा उसके बाद ही उनका गोल्डमैन सैक्स के साथ जॉइंट वेंचर खत्म होने वाला था। इन सब चीजों के अलावा इस जॉब की सबसे अच्छी चीज ये थी कि माधुरी के पिता को अब मुझ में कुछ वैल्यू दिख रही थी और फिर उन्होंने मेरे माता पिता से मिलने के लिए हाँ कर दी। एक मॉनसून वेडिंग। जब मैं आईआईएम में था तब माधुरी के परिवार के पास काफी सारे रिश्ते आ रहे थे और वो भी काफी अच्छे अमीर बनिए परिवारों से। लेकिन कहीं ना कहीं माधुरी के पिता को विश्वास था कि माधुरी अपने लिए लड़का चुन चुकी है और उसने अच्छा लड़का ही चुना होगा। फिर जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई तो फिर चीजें और ठीक होने लगी। मेरा कोटक का 8 लाख एनुअल सीटीसी और 3 लाख का बोनस का ऑफर था और जिस तरीके से हमें वो जॉब के बारे में बताया गया था, मुझे ये लग रहा था कि वहां पर 150-200% बोनस बनने की पॉसिबिलिटी थी। इस हिसाब से मैं साल का 20 लाख तक कमा सकता था। और जब मैंने इसी तरीके से माधुरी के पिता को जॉब के बारे में बताने की कोशिश की तो उनका सीधा सा जवाब आया, जितने की लगी है उतने की बात करो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बनिया बिजनेसमैन बहुत समझदार होते हैं। जहां पर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जाता है, वहीं पर ये लोग बहुत रियलिस्टिक होते हैं। खैर, 20 लाख हो ना हो, उस जॉब की वजह से मैं ऑफिशियली 14 अप्रैल 2006 को एंगेज हो गया। वहीं पर मेरे ससुर जी जल्द से जल्द शादी की डेट तय करना चाहते थे। मैंने 14 मई को कोटक का मुंबई वाला ऑफिस ज्वाइन किया और फिर 4 जुलाई को अपनी मॉनसून वेडिंग के लिए दिल्ली वापस आया। मेरे कजिन्स ने मुझे बहुत सुनाया था क्योंकि मैं साल के सबसे घटिया समय पर शादी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना था। आखिरकार बहुत पापड़ बेले थे मैंने शादी करने के लिए और इस जगह तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी थी। माधुरी के मामा शादी में नहीं आए थे, मतलब रिफ्यूजी का टैग एक अच्छी जॉब के बाद भी नहीं हटा।